टाइप 3 वाला, ये 3 वाला जो चार्जर है इसमें देखो 380 से 415 वोल्ट है। ठीक है, मतलब ये जो आपके फोर व्हीलर है, कार है, थ्री व्हीलर है, टू व्हीलर है, इसमें ये चार्जिंग देगा। इसके अलावा जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होंगे, बस और ट्रक वगैरह, उसमें ये हाई वोल्टेज रेटिंग वाले चार्जर यूज होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है स्लो और मॉडरेट चार्जिंग वाले हैं। ठीक है, तो स्लो और मॉडरेट चार्जिंग में देखो कम वोल्टेज लेवल पे चार्जिंग होगी। भाई जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतनी जल्दी चार्ज होगी बैटरी, और जितना वोल्टेज कम होगा उतनी ही देर से चार्ज होगी बैटरीज जो है आपकी। तो ये देखो स्लो चार्जिंग में वोल्टेज लेवल कितना कम है, ये 48 वोल्ट पे चार्ज होगा। इस डाटा को ना थोड़ा याद रखने की कोशिश करना कि इंडिया में जहां भी जाओगे इसी के हिसाब से बनने हैं चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, तो 230 वोल्ट जो है आइडियल वोल्टेज है, जो घरों में भी अवेलेबल है। ठीक है, और एसी वोल्टेज है ये। तो देखो 230 तुम घर में भी अपना सिंगल फेज सप्लाई से चार्ज कर सकते हो व्हीकल। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 230 वोल्ट रखा है स्लो चार्जिंग। रात भर लगा के सो, व्हीकल को चार्ज हो जाएगा, आपको एडिशनल कोई घर में कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी डोमेस्टिक, हाँ, आजकल थ्री व्हीकल वाले ऐसे ही करते हैं, थ्री व्हीलर वाले जो ई रिक्शा चलते हैं जो। हाँ, तो वही है ना। अब देखो तुम्हें यहाँ पे अलग से कोई कनेक्शन नहीं लेना पड़ा, कि टाइप उन्होंने सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए फिक्स कर दिया कि भाई आप 230 वोल्ट वाला ही लगाओ अपने उसमें। हाँ, मतलब अगर चार्जिंग रिक्वायरमेंट आपको बोल रहे हो कंज्यूमर को चार्ज करने को, तो ऐसा बनाओ कि 230 वोल्ट पे चार्ज हो जाए, ताकि उसके घर की सप्लाई से भी वो अपना व्हीकल चार्ज कर पाए, है ना। और अगर कोई हैवी ड्यूटी वाले हैं तो डीसी चार्जिंग उनको चाहिए, तो यहाँ पे चले जाएंगे 4872 वोल्ट पे। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा और भी कुछ कुछ इन्होंने दिए हैं कि टाई अप करना है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा था कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगी। टाई अप विद एटलीस्ट वन ऑनलाइन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स टू इनेबल एडवांस रिमोट ऑनलाइन बुकिंग ऑफ चार्जिंग स्लॉट्स बाय ईवी ओनर्स। Such online information to EV owners should also include information regarding location, types and number of chargers installed available, सर्विस चार्जेस फॉर ईवी चार्जिंग एक्सेट्रा। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई जो आपकी चार्जिंग फैसिलिटी है आप उसको कनेक्ट करो जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ, जैसे कि कोई ऐप है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐप है ना। तो इसमें क्या होगा कि ईवी ओनर अपने घर पे बैठ के स्लॉट बुक कर सकता है कि भाई मैं इतनी बजे चार्जिंग के लिए लाऊंगा मेरा व्हीकल। तो उससे क्या होगा, जो पार्किंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि खड़े होके चार्ज करना है, वो अच्छे से मैनेज हो पाएगी। अगर मान लो शिव ने उस टाइम पे बुकिंग कर ली, तो मैं वहां पे देख के रियल टाइम में पता कर सकता हूँ कि भाई ये सीट बुक हो चुकी है, यहाँ पे नहीं होगा, तो कहीं और ढूंढूंगा उस टाइम पे मैं, या फिर 15 मिनट बाद जाऊंगा। उससे क्या होगा, एक थोड़ा सा सिस्टम बनेगा चार्जिंग के लिए, क्योंकि फ्यूल जैसा नहीं है गए तुरंत भरा और निकल गई गाड़ी आगे, दूसरी गाड़ी आगे निकल गई। थोड़ा टाइम वहां पे रिजर्व होगा, तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे फ्लाइट बुक करते हैं उस टाइप का ही सीन है कि भाई किसी ने सीट बुक कर दी तो आपको बुक दिखाएगा वहां पे उस टाइम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है शेयर चार्जिंग स्टेशन डाटा विद द अप्रोप्रिएट डिस्कॉम एंड अधेर टू प्रोटोकॉल एज प्रिस्क्राइब बाय सीईए फॉर दिस पर्पस। सीईए जो है सेंट्रल नोडल एजेंसी है, और स्टेट नोडल एजेंसी भी है जो एक्सेस कर सकती है आपका डाटाबेस। मतलब मेरा अगर चार्जिंग स्टेशन है तो वहां पे कितनी खपत हो रही है ना, कितने चार्ज हो रहे हैं व्हीकल आके, कितना फ्यूल सेविंग है, ये जो डाटा आ रहा था अपना डैशबोर्ड पे, वो इसी से मालूम पड़ रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, कि इतने लोग अगर चार्ज कर रहे हैं व्हीकल, इतना लोग चार्जिंग में यूज करने लग रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब इतना फ्यूल सेव हो रहा है, उससे डाटा मिल रहा है गवर्नमेंट को। तो इस तरह की चीजें अभी इम्प्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, इससे गवर्नमेंट को थोड़ा सिस्टम बनाने में हेल्प मिली है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद में वही कि टेस्ट वगैरह आपको करवाना है अपने फैसिलिटीज पे। आपके द मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स। हाँ देखो, इसमें एक और चीज है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट हमने ऊपर पढ़ा, ये अप्लाई नहीं होगी कहाँ पे, आपके घर में अगर आप चार्ज कर रहे हो, आपको ऐसा भी आपकी मर्जी पड़े जो कनेक्टर से आप चार्ज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के एरिया आपका जो ऑफिस वाला आपको चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, भाई जहाँ पे ऑफिस है वहां पे जाके पार्क की,
आपका मान लो एचपीसीएल वाला एक चार्जिंग स्लॉट दे रहा है वहां पे आपको चार्ज करने के लिए कि भाई लगाओ और चार्ज हो जाएगी, तुम आओगे तब तक, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे आप, वहां पे कोई ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वहां पे जरूरी नहीं है आप ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट ओनर है, अपनी मर्जी से चार्ज करेगा, बिना टी के भी डायरेक्ट तार घुसा के चार्ज करे, उसकी मर्जी उसकी सेफ्टी। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे आपको जो चार्जिंग स्टेशन खोलने हैं कमर्शियल यूज के लिए, उसमें आपको डेफिनेटली अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इसका मतलब ये भी है कि जो ओनर्स हैं घर के, वो अगर ना भी चाहे तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट ना भी करें, अपनी चार्जिंग का डाटा ना भी भेजें, जैसे कि अभी रिक्शा वाले करते हैं घरों में, वो थोड़ी ना बताते हैं कितनी यूनिट मैंने इसमें चार्जिंग में लगा। उनके तो घर में एक मीटर है, अब उससे वो लाइट भी जला रहे हैं, चार्ज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डाटा तो है ही, उसके अलावा जो चार्जिंग स्टेशन से डाटा मिला ना, वो डैशबोर्ड पे दिखा रहा था वहां पे, उतना तो है ही, उससे ज्यादा ही फ्यूल सेविंग हो रहा है, ठीक है। Charging station may also be installed by housing society, malls, office complexes, restaurants, hotels, etc., with a provision to allow charging of visitors' vehicle which are permitted to come in its premises. और यहाँ पे जो भी चार्जिंग फैसिलिटीज होंगी, उसमें इस तरह के जो एप्लीकेट नॉर्म्स है जो कंपलसरी फॉलो करने ही है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। ये एक तरह से प्राइवेट डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो इन पे एप्लीकेबल नहीं है इसका। उसके बाद में देखो ये लॉन्ग रेंज ईवी पे और हैवी ड्यूटी ईवी पे भी कुछ इनकी है कि एटलीस्ट 2 चार्जर होने चाहिए, ताकि कोई ट्रक ड्राइवर भी आके अपना ट्रक चार्ज कर पाए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो मैंने ये बता ही दिया तुम्हें ऊपर कि इतने वोल्टेज रेटिंग से इतने वोल्टेज रेटिंग तक वो चार्ज होंगे। और अप्रोप्रिएट लिक्विड कूल केबल्स होनी चाहिए। अब देखो इतने वोल्टेज पे अगर तुम चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली केबल जो चार्ज कर रही है गर्म हो जाएगी, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन करेगी, तो वहां पे केबल की कूलिंग के लिए लिक्विड कूल केबल्स होती हैं, एक टाइप होता है केबल का, जिससे आपको फैसिलिट करना है, मतलब आपको मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि केबल्स इतनी ज्यादा गर्म ना हो जाए कि वो फायर हजार्ड करने लग रही है वहां पे, ठीक है। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए स्पेसिफिकली दिया है ये। Such fast charging stations, which are meant only for 100% in-house captive utilization, for example, buses of a company, would be free to decide the charging specification as per the requirement for its in-house company EVs. इसका मतलब ये है कि मान लो मेरी बस की कंपनी है और मैंने 10 इलेक्ट्रिकल बसेस खोल ली, ठीक है। अब उसमें क्या है, मेरे को रोज चार्ज करना पड़ेगा, तो मैं रादर देन की रिलायंस के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाऊं, मैं अपना खुद का बना लूं गवर्नमेंट से कनेक्शन लेके, वहां पे ये नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है जो इन्होंने ऊपर बताया ना। ये इसमें दो कैटेगरी इन्होंने बोली है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मेजर चैलेंज यही है कि मैं खुद भी चार्ज कर सकता हूँ अपनी फैसिलिटी पे, और मैं पब्लिक फैसिलिटी का भी यूज कर सकता हूँ चार्जिंग के लिए। तो जो पब्लिक फैसिलिटी है वहां पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सेफ्टी रखना, और जो प्राइवेट फैसिलिटी है जहाँ पे मैं अपने घर में चार्ज कर रहा हूँ, वहां पे सेफ्टी की जिम्मेदारी है मेरी खुद की। तो भाई जहाँ पे मेरी खुद की जिम्मेदारी गवर्नमेंट कह रही है तुम अपने हिसाब से कर लो, कोई इशू नहीं है हमें। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आके चार्ज करेंगे, वहां पे तुम्हें ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। हमने जो डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इंसेंटिव पढ़ा पहले, डिमांड इंसेंटिव में 8,500 करोड़ का बजट हमने देखा कि किस तरह से अलोकेट हो रहा है डिफरेंट व्हीकल्स को, किस तरह से को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोमोट कर रही है। फिर उसके बाद हमने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट हुआ है, तो उसको किस तरह से गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, वो थोड़ा सा ये ओवरव्यू है, ठीक है। अब लोकेशन है भाई, देखो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे कोई भी पूछ लेगा, इसका ही सबसे ज्यादा मुद्दा बनाते हैं लोग कि दूर दूर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि अभी जो भी नए बन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये रूल फॉलो करे कि 3x3 किलोमीटर के एक मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, और 2 चार्जिंग स्टेशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर होनी चाहिए ऑन दी बोथ साइड ऑफ हाईवेज और रोड्स। समझे इसका मतलब कि पूरे नेशन को आप 3x3 के स्क्वायर में डिवाइड करो, ग्रिड बना दो, ठीक है।
उस 3x3 में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और 2 चार्जिंग स्टेशन जो हाईवे पे होंगे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 25 ही होना चाहिए, 25 किलोमीटर, या तो वो 25 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे होने चाहिए या मैक्सिमम 25 तक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाईवे पे एक एक स्टेशन यहाँ है तो दूसरा 30 किलोमीटर पे, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक अभी रिलायबिलिटी मिलेगी। अभी फिलहाल इंडिया में इतना कोई डाटा है क्या, कितना इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट है अभी फिलहाल? उसका डाटा मैं सर्च नहीं कर पाया एक्चुअली, मेरे पे शायद उस दिन टाइम नहीं था, मैंने लिखा उसी था। साइट पे मिल जाएगा ना जिसपे हमने वो देखे थे व्हीकल्स कितने हैं। वहां पे जाके देख लेंगे। इसको 2-3 चीजें हैं जो बच गई थी करने को, तो वो अपन लास्ट में देख लेंगे, है ना। लेकिन ये अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है ना, ये स्कीम है अभी। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने बोला है कि भाई जब भी आप अलोकेट कर रहे हो कोई जमीन चार्जिंग स्टेशन के लिए या फिर इस तरह से, तो आप वहां पे सब्सिडी दे दो कि भाई भाई यहाँ पे तुम अगर खोलोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें इतनी सस्ती लैंड मिलेगी, ताकि वहां पे वो खोले और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है नेशन वाइड वो अच्छे से हो। ये प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनी है, एनटीपीसी हो गई, तो इन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है और एचपीसीएल या फिर जो भी ओएमसीज है उनके साथ कोलैबोरेशन करके वो एनटीपीसी क्यों नहीं स्टैब्लिश कर रही सारे पेट्रोल पंप पे? नहीं, देखो एनटीपीसी जो है ना जनरेशन से रिलेटेड कंपनी, उसका ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ग्राउंड लेवल पे मौजूद हो। लेकिन एचपीसीएल का मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को पता है, फ्यूल स्टेशन है, ठीक है। अब एचपीसीएल को वो कोलैबोरेशन में ला रही है गवर्नमेंट, एचपीसीएल है, आईओसीएल है, इनको बोल रहे हैं कि भाई आप अपने फ्यूल चार्जिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग भी दो। लेकिन एनटीपीसी को ऐसा बोल दिया अगर, तो एनटीपीसी को बनानी पड़ेगी ना पहले खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज पे, रोड्स पे। हाँ, वही 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 मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि जो जनरेट कर रही है वो कोलैबोरेट कर ले जो मार्केटिंग कंपनी यानी आईओसीएल, वो बीपीसीएल, कैसे हेल्प कैसे एचपीसीएल, करेगी एनटीपीसी, क्या हेल्प करेगी? ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। प्रोवाइड करा के, वो कह रहा है ग्रिड वगैरह प्रोवाइड करा के। हाँ, मतलब नहीं कि देखो, आपने मिस कर दिया एक पॉइंट। डिस्कॉम कंपनी अपन लाए थे ना ऊपर, हाँ सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट हाँ, ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनी। कि भाई अगर कोई खोल रहा है तो उसको तुरंत आपको प्रायोरिटी पे रखना है कनेक्शन प्रोवाइड करने पे। तो एनटीपीसी जनरेशन कंपनी, उसको अच्छा अच्छा। जनरेशन में रहने दो। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गवर्नमेंट ने, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी कंपनी होती है, जनरेशन कंपनी होती है, ट्रेडिंग कंपनी होती है, ट्रांसमिशन कंपनी होती है, ट्रांसको जेनको ट्रांसको कंपनी होती है जो जनरेशन भी करती है ट्रांसमिशन भी करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक बस छोटा सा पार्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को बस इन्वॉल्व किया है, बाकी जिस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जनरेट हो रही है, उससे छेड़छाड़ नहीं की फिलहाल, ठीक है। तो एचपीसीएल को यूज किया और डिस्कॉम कंपनी को बोल दिया कि भाई अगर ये बोले जिस दिन तेरे को कि यहाँ पे कनेक्शन चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज करना है, उस दिन तुम्हें आके यहाँ पे कनेक्शन देना है जैसे नॉर्मल घरों में देते हैं, ठीक है। ये स्कीम है। और ये जो चार्जिंग के लिए जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करेगी, जहाँ भी चार्जिंग यूनिट अगर ये लोग बनाएंगे सर, तो हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा? वो ग्रिड से ही लेंगे ना, जैसे घरों में आती है ना खंबे से पावर, उसी तरह नियरेस्ट से ग्रिड आएगा। जो होगा वहां से ले लेंगे। हाँ, फिलहाल तो यही है। अब बाद में ये बोले कि एनटीपीसी। इसको विंड विंड से कनेक्ट करना है, सोलर से करना है। देखो एक एक आइडिया ले लो, ये मैप दिख रहा है, ये है पावर ग्रिड मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो जितना भी यहाँ पे जाल दिख रहा है ना, ये सब वायर का जाल है, ट्रांसमिशन लाइंस है ये केवल, ठीक है। बड़ी बड़ी जो 220 केवी की, यहाँ पे देखो केवी रेटिंग लिखी हुई है, 1200 केवी, 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी। और जो ये पिंक वाली लाइन है ये एचवीडीसी लिंक है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी एक ग्रिड है, यहाँ पे जितने भी स्टेशन है ना, पावर जनरेशन स्टेशन, सब कनेक्टेड है आपस में इंडिया में, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने सोलर पावर स्टेशन लगाया, सोलर से जो बड़े बड़े पैनल लगा दिए, पूरा रेगिस्तान को मैंने सोलर पैनल से भर दिया, ठीक है। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, वो भी इस ग्रिड से जुड़ गई, ठीक है। तो अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि ग्रीन ग्रिड अलग हो और ब्राउन ग्रिड अलग हो। ब्राउन ग्रिड मतलब वो जो बर्निंग करके जला रही है, ग्रीन ग्रिड मतलब रिन्यूएबल से जो आ रही है। अलग अलग नहीं है ये ग्रिड दोनों। तो इसलिए हमने डिस्कॉम कंपनी को सिंगल कनेक्शन देने बोल रखा है अभी। अगर इंडिया में ऐसा सिस्टम होता है कि ग्रीन ग्रिड अलग है, रिन्यूएबल ग्रिड पूरी अलग है हमारी, तो वहां पे ये बात आती कि रिन्यूएबल से कनेक्शन लेने हैं इनको या फिर अपनी जो ब्राउन ग्रिड है उससे लेने हैं। लेकिन अभी ये जितनी भी, हाँ
ये वोल्टेज रेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? 1200, 765, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है देखो शॉर्ट वोल्टेज फॉर्म में अगर? रेटिंग इस मतलब बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाऊं तो मान लो राजस्थान से तुम्हें केरला पावर भेजनी है तो 1200 केवी पे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है ना तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देना हो। हाँ मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो, लेकिन इसका मेजर रीजन ये होता है कि भाई जो कि पावर का फॉर्मूला लॉसेस होता है जो ना, होंगी वो ज्यादा होगी, नहीं नहीं, लॉसेस कम होगी, कम सॉरी। हो जाएंगे हाई वोल्टेज पे, है ना। हाँ, हाई उसमें वोल्टेज कैसे पे है, कम हो क्योंकि जाएगी। पावर जो है मान लो तुम्हें एक एक यूनिट भेजनी थी राजस्थान से केरला, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो वोल्टेज अगर इसमें बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है 1 यूनिट है, कांस्टेंट है। तो करंट करंट से डिसाइड होता है लॉस कितना होगा। रेजिस्टेंस अगर आर है तो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं वायर के अंदर। तो करंट कम हुआ ना तो लॉस कम हो गए, इसलिए जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे ट्रांसमिशन लॉस कम होते जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग वोल्टेज रेटिंग ये डिसाइड करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर पावर अपन हाई वोल्टेज पे भेजने लग रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता है ना तो जो डिजाइन रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो चेंज होती जाती है, इंसुलेशन ज्यादा लगने लगता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट के हिसाब से हम वोल्टेज रेटिंग डिसाइड करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस का, ठीक है। तो ये कॉस्ट तो, इंसुलेशन का कॉस्ट तो कम होना चाहिए ना? इंसुलेशन का कॉस्ट क्यों कम होगा अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगा तो? तो पावर जैसे कांस्टेंट है और वोल्टेज रेटिंग हमने बढ़ा दिया तो आई तो कम हो गया ना। और आई आई कम हो अगर गया, कम हो गया, आई कम हो हाँ गया, थोड़ा, ठीक। अब तो मैं, आई कम हो गया, और लॉसेस जो आई स्क्वायर आर है, अब हाँ जब कम हो रहे हैं तो हीट का जो फ्लो होगा वो भी कम ही होगा। हाँ हाँ, देखो मैं तुम्हें समझाऊं अगर बिल्कुल सिंपल, ये वायर है, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को ये वायर। अब ये मान लो कि हम्म। ये 1200 वोल्टेज पे चार्ज है, ठीक है। और ऐसा ही सिमिलर वायर अज्यूम करो कि 700 वोल्ट पे चार्ज है, ठीक है। अब मैं इसको हाथ में पकड़ूं अगर, तो किसमें जो ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर तो जानते हो मेटल है, मेटल पे कुछ इंसुलेशन आएगा तभी मैं उसको पकड़ सकता हूँ अपने हाथ से, ऐसे तो नहीं पकड़ सकता डायरेक्टली। तो 1200 वाली में इंसुलेशन की लेयर मोटी होगी या 700 वाली में मोटी होगी पकड़ने के लिए ऐसे हाथ से? ऑब्वियसली 1200 वाली में ज्यादा होगी ना, समझे? नहीं समझ आया? और कंफ्यूजिंग हो गया था। अरे मेरा कॉन्सेप्ट था, हो सकता है मैं गलत 700 हूँ, मेरे वाली को में पता ज्यादा नहीं। होगी। देखो मैं और 20 थोड़ा सा भी होता है। मेरा अच्छा, कॉन्सेप्ट है देखो, ना, मैं ये लॉजिक पे जा रहा था, जैसे कि आपने बताया ना कि पावर इक्वल टू वी आई होगा, मैंने बोला सही बात है। अब वोल्टेज ज्यादा होगा तो आई जो हो गया वो कम हो गया। चलो एक एक मैं बस। बिल्कुल नेचुरल एग्जांपल लेता हूँ। बिजली सबने गिरते हुए देखी होगी कभी ना अच्छा, कभी। मेरा उससे पहले क्वेश्चन ले लो, फिर उसमें इंक्लूड कर लेना। हाँ कि मतलब किसी को अगर झटका लग रहा है तो हाँ वो वोल्टेज की वजह से लगता है, करंट की वजह से? हाँ, वही समझा रहा था एग्जैक्टली, वोल्टेज की वजह से लगता है, ठीक है। झटका हमेशा वोल्टेज की वजह से लगेगा, लेकिन इंजरी जो होगी ना वो करंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल सी चीज समझाता हूँ, जैसे ऊपर बादल बना, ठीक है। तो तुमने ये तो पढ़ा होगा कि दो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज मिलके जब आपस में मिलते हैं तो बिजली चमकती है, इतना कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा शायद। तो मान लो चलो दो बादल आपस में टकराए बिजली बनती है, ये तो सबको पता है ना। अब इस बादल में कुछ एनर्जी थी, इसमें कुछ एनर्जी थी, जब ये दोनों के चार्जेस मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इतनी हाई अमाउंट में होती है, उससे जो निकलती एनर्जी वो सबने देखा होगा कई बार बहुत नुकसान करती है, ठीक है। अब ये जो चार्ज थे बादल ये पावर सोर्स थे, पावर कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब जब ये आपस में मिलते हैं ना तो क्या होता है कि इतना ज्यादा वोल्टेज हो जाता है इन पे, जो एयर होती है ना, नेचुरल एयर, एनवायरनमेंट की है, उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे तुम्हारे फ्लैश पॉइंट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे एक पोटेंशियल होता है फ्लैश वोल्टेज। वो क्या करता है, जब वोल्टेज लेवल यहाँ पे 0 से तुम बढ़ाओ 10 20 30 40 हजार 2000 33 हजार, तो इतना वोल्टेज जब हो जाता है तो नेचुरल एयर को ब्रेक डाउन कर देता है। तो अर्थ एक कंडक्टर है, ग्राउंडिंग करते हैं ना अपन, अर्थिंग क्यों करते हैं, ताकि अच्छे से पूरा चार्ज जमीन में चला जाए। तो अर्थ जो है परफेक्ट कंडक्टर है, ये मान के चलते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल था, अर्थ थी जो ग्राउंड पोटेंशियल पे थी 0। मान लो ये 33 हजार वोल्टेज है और ये 0 वोल्टेज है। तो जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर बहती है, वैसे ही हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाएगी। तो इसने एयर को ब्रेक डाउन करते हुए सारा का सारा चार्ज जो है जमीन में चला जाता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो इंसुलेशन था उसको कौन इफेक्ट कर रहा था, वोल्टेज कर रहा था ना।
चार्जेस का जो बादलों का वोल्टेज था वो किया ना, उसके बाद जब ब्रेक डाउन हो गया, जब एक बार कंडक्टिंग पाथ मिल गया, तो हाई वोल्टेज से हाई करंट फ्लो हुआ। ठीक है, ये वोल्टेज से जब करंट फ्लो हुआ तो वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो डिस्ट्रक्शन करता है कौन? करंट। लेकिन करंट कितना अमाउंट में बहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वोल्टेज। ठीक है, तो ये तुम्हें एक यहाँ से एक रिलेशन पता चला ना कि वोल्टेज जो है इंसुलेशन कैपेसिटी से रिलेटेड है ना। ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा इंसुलेशन रिक्वायर होगा सेफ्टी के लिए, और ज्यादा करंट बहेगा तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो जो रोशन ने पूछा था कि भाई वोल्टेज की वजह से झटका लगता है कि करंट, झटका हमेशा वोल्टेज की वजह से लगेगा। लेकिन कोई झटका होता है जो तुरंत, मतलब तुम हटा लेते हो तुरंत अपना हाथ, है ना। जहाँ पे घरों में जो झटका लगता है छोटा सा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर तुम हाई टेंशन लाइन को छू दो एक बार, तो झटका वहां भी लगा, लेकिन वहां पे करंट इतना फ्लो हो गया तुम्हारी बॉडी से कि तुम्हारी पूरी बॉडी जला दी उसने। ठीक है, तो ये करंट और वोल्टेज का रिलेशन है। तो एक एनवायरनमेंट की एयर जब ब्रेक डाउन होती है, वहां से तुम्हें एक छोटा सा आइडिया लग रहा है हल्का सा कि वोल्टेज जो है इंसुलेशन कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, या फिर इंसुलेशन शुभम, कैपेसिटी वोल्टेज पे डिपेंड। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें। जो तुम बता रहे हो ना वो भी सही है, और हम लोग जो मैकेनिकल वाले सोच पा रहे हैं ना वो भी सही है। जो क्या है ना, हम लोग जो सोच पा रहे हैं ना वो हीट के बेसिस पे सोच रहे हैं कि जैसे कि एक वायर से जब भी कोई करंट फ्लो करती है तो उससे क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो उस पर्पज से सोच रहे हैं ना, तो उस पर्पज से जो कॉन्सेप्ट है उसमें होना चाहिए नहीं कि कम देखो, होना चाहिए। हाँ मैं समझ गया तुम्हारा डाउट। तुम ये कह और रहे हो आप कि जो अगर बोल रहे हो करंट वो कम हो वोल्टेज रही के है, सेफ्टी करंट कम हो पर्पज रही है से तो इंसुलेशन मतलब सेफ्टी, मतलब इतना ज्यादा लॉसेस। नहीं है हाँ, इंसुलेशन का, अगर हाँ, करंट कम हो रही है तो। कम देखो, हो रही है। और आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो वोल्टेज के पर्पज से कि हाँ वोल्टेज से मैं बचना है फॉर्मूले तो। में नहीं ले जाना चाह रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसके साथ में मैंने एक और कंडक्टर लगा दिया। मान लो कि पाइप वाले कॉन्सेप्ट से समझो तुम। जो करंट है, करंट मतलब फ्लो, फ्लो ऑफ समथिंग, ठीक है, वाटर का फ्लो, फ्लक्स का फ्लो, ये करंट बोलते हैं इसको अपन, है ना। अब मान लो पाइप का क्रॉस सेक्शन में बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, पाइप का क्रॉस सेक्शन में बढ़ाता जा रहा हूँ तो करंट फ्लो बढ़ता जाएगा मेरा। ठीक है, पाइप की जो दीवार है, रेसिस्टेंस कम होता है। हाँ पाइप की जो दीवार है, घर में पाइप फटते हैं अपने, जो पानी के पाइप होते हैं फट जाते हैं, क्यों फटते हैं? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है पानी में। प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो पोटेंशियल जो है वो प्रेशर है पानी का, और जो करंट है वो जो पानी का जो फ्लो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर तुम्हारी करंट कम भी हो रही है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे? थिकनेस बढ़ाओगे ना पाइप का। मान लो कि इतनी ही साइज की पाइप है, लेकिन इसमें एक तो 1 बार पे पानी फ्लो हो रहा है और एक 15 बार पे हो रहा है। तो दोनों केस में, दूसरे वाले केस में थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। करंट अभी भी सेम रही क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था। करंट की करंट डेंसिटी तो सेम रहेगी, है ना। तो करंट जो भी रिलेटेड है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से रिलेटेड होती है। अगर करंट कम जा रही है तो हम पतला वायर यूज कर सकते हैं, वहां पे मटेरियल सेविंग कर सकते हैं, मेटल सेविंग। लेकिन उस टाइम पे हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ रहा है, करंट कम हो रही है तो वोल्टेज बढ़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, तो हमें इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो तुम कंडक्टर को छोटा करो, अपना मेटल की कॉस्टिंग बचाओ, तो इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। या फिर इंसुलेशन को कम कर रहे हो तो फिर क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझे? अब आई थिंक क्लियर हुआ होगा, पानी वाले से सबको लिंक हुआ हुआ। तो पानी में जो पाइप के अंदर प्रेशर है वो पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ही तेज पानी बहेगा, उतनी ही तेज करंट, उतनी ही ज्यादा करंट जाएगी। और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा आपकी करंट आगे फ्लो होगी। समझे अच्छा, क्या? जो बोल हाई वोल्टेज पे जो है करंट कम होगी तो लॉस कम होगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर। हाँ एक फार्मूला ये भी होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। हाँ, अब तो देखो वो क्या लॉस। है कि जो वी स्क्वायर बाई आर है ना, उसमें तुम्हें वी क्या होता है? वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कि लाइन के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ। तो लाइन के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है ना, अगर 33 केवी की लाइन है या 1200 केवी की लाइन है, तो तुम वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फॉर्मूला में 1200 केवी नहीं रखोगे। तुम पोटेंशियल डिफरेंस, राजस्थान में कितना था वोल्टेज लाइन पे? 1200। केरला तक आते आते कितना हो गया? 1190 केवी। तो तुम 10 केवी रखोगे वहां पे, 1200 नहीं रखोगे। तो वहां पे तुम्हारा लॉजिक फिर फेल हो जाएगा कि भाई वोल्टेज में बढ़ाऊंगा तो वी स्क्वायर आर से तो लॉसेस बढ़ने चाहिए। तुम एक्चुअल ड्रॉप देखो, लाइन का वोल्टेज क्या है वो मत देखो। ठीक ठीक है, ठीक। हम्म।
तो ये सबने ग्रिड देख लिया ना, अब किसी को ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि यार इंडिया में हर जगह कैसे मैं पावर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ग्रिड का नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है अपना। पर ये दिक्कत है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन पे आती है ना बात, तो गाँवों में, हाईवेज पे अभी भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पे पहुंचाना बाकी है। तो एक हाँ, ईस्ट वाले एरिया में, ईस्ट हाँ, वाला। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, इसको थोड़ा मैं जूम करूँ अगर, एक मान ये लो भी बोलते हैं ये ये यही का लेते हैं रांची का, ठीक है, रांची में ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब मान लो कि ये पूरा का पूरा रांची वाला एरिया है, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन गई, तो क्या मैं इतने केवी पे इसको यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेपिंग स्टेप लेके डाउन करना। सब स्टेशन बनाना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को डिस्कॉम वाली कंपनी से दिलवा पाऊंगा पावर। तो ये चैलेंज है अभी फिलहाल, कि हाईवेज पे हम पे ये ट्रांसमिशन लाइंस तो है, लेकिन हमें सब स्टेशन और बनाने पड़ेंगे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा पाए अपना, ठीक है। अब मान लो एक हाईवे है, तुम हाईवे के आसपास ट्रांसमिशन लाइन देखते होंगे, लेकिन तुम्हें वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं दिखती होंगी, है ना। बड़े बड़े टावर जाते रहते हैं हाईवे के पास से, लेकिन छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मिसिंग होती है। क्यों? क्योंकि यार इतना सब स्टेशन में बनाऊंगा अगर, तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ेगा, तो उसी को अब वही डेवलप सिटी करने में लगे। एंटर करते तो छोटा सा वो दिखता है ना, कि मतलब एक स्क्वायर सा मतलब बना होता है, बहुत सारे छोटे हाँ, छोटे वो लगे पड़े रहते हैं, इधर से स्टेशन ही उधर होता है। जाते रहते हैं। हाँ, वो सब स्टेशन होता है। तो वो यही होता है कि हाँ, ये बड़ी सी लाइन से, हाई वोल्टेज लाइन से एक छोटा सा फीडर आता है उस सब स्टेशन में, फिर वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को पावर देता है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से भी कम नहीं तो 8 फीडर आते हैं हाई वोल्टेज के, अलग अलग सब स्टेशन, अलग अलग जनरेशन पावर स्टेशन, ठीक है, तब एक सिटी में पावर जा पाती है पूरी। तो ये इस चैलेंज है फिलहाल, लेकिन एक इसको और मीटअप पकड़ने कर की रही है। कोशिश शुभम भाई एक बात बोलूं क्या? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर हम इसी पेस से चलते रहे ना तो 2-3 लगेंगे ईवीज में। अब नहीं हो गया तो शायद मेरे ख्याल से। मेरे नहीं, हिसाब मैं से हो मेरा गया। मेरा एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा क्या पॉइंट है कि हाँ, हम लोग प्रैक्टिकली जो इंटरव्यू के हिसाब से उसके हिसाब से पढ़ ले, ना कि इस हिसाब से कि हमें नॉलेज गेन करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम पहले क्वेश्चन देख लें कि क्या पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। अगर वैसे ही पढ़ते रह जाएंगे फिर तो नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे और हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे, तो उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो तो वही मैं मेरा ये बता कहना रहा है कि था, अभी जो ये पीडीएफ है ना, इस वाली पीडीएफ में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स रहते हैं कि भाई कैसे पॉसिबल होगा पूरे इंडिया में, तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब अपन एकदम डीप में नहीं जाते हुए उसको ओवरऑल देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव कर रखा हाँ, बेसिक 5-6 पॉइंट, वहां उतना हाँ, टाइम नहीं वही मिलेगा कि कि क्या एक्सप्लेन क्या करें। इनिशिएटिव है, क्या क्या मतलब कौन कौन हाँ, कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करती है, मतलब जैसे कि ऊपर में एक जगह दिया हुआ था, करती वो है। देख लेते हैं। और चैलेंजेस तो देख ही लिए, एक दो चैलेंजेस अभी भी पढ़े कि जो पावर ग्रिड है उसके जो सब स्टेशन हो गए वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस करते हैं। है ना। तो ये तुम्हें एक आइडिया मिल गया कि कितने बाय कितने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज कर रही है ऑल ओवर कंट्री की, इतना इसको पहले प्रमोट करना है, पहले इतना कर लो। फिर अगर तुम्हारे पास और रिक्वेस्ट आएंगी तो 3 बाय 3 में एक की जगह 2 भी कर देंगे, लेकिन अभी जो भी रिक्वेस्ट आए तुम पे बनाने के लिए, और जो भी सब्सिडरी तुम्हारे प्रोग्राम्स देने वाली हो तुम अपने क्या बोलते हैं यूटिलिटीज को, वो इसको प्रमोट करते हुए दो, ठीक है। उसके अलावा है कि जो लॉन्ग रेंज के व्हीकल है, बस या ट्रक है, उनको हर 100 किलोमीटर पे आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन देने हैं, एटलीस्ट एक देना है हाईवेज पे 100 किलोमीटर में, ठीक है। तो उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है लास्ट में कि ये सिटीज है जो हमने आइडेंटिफाई की है, ये वाली, ये कॉरिडोर्स हैं, जितने भी एक्सप्रेस वे कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, इन पे 100 किलोमीटर वाली रेंज एप्लीकेबल है। और जो मेगा सिटीज है ना, इसके लिए भी ऊपर पढ़ाता हूँ कि क्या है उसमें, ठीक है। तो जो नॉर्मल हाईवेज हैं उस पे तो क्या है, जो नॉर्मल पावर रेटिंग वाले हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर में कार्स, उनके लिए क्या एप्लीकेबल है कि 25 किलोमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, और जो हैवी ड्यूटी वाले हैं उनके लिए 100 किलोमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और फ्यूल वाले का क्या है, फ्यूल में 300 मीटर पे होना चाहिए हाईवेज पे। फ्यूल वाला याद है किसी को? 300 मीटर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 300 मीटर वो होता है जैसे आप 300 मीटर है, अच्छा।
है ना। मीटर मीटर 300 फिर भी किलोमीटर होगा। मतलब वो कम है यार। 300 मीटर बहुत कम हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ उसमें तुम जाना, मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, उसमें ये लिखा है कि जब हम सिटी को छोड़ते हैं ना, तो सिटी को जो छोड़ के हाईवे में जब मिलती है वो मेगा हाईवेज में या हाईवेज में, तो वो 300 किलोमीटर एरिया में एटलीस्ट एक होना चाहिए ताकि लोग भरा के निकले पेट्रोल। ठीक है, हाईवे पे। और हाईवे की जो लेंथ है उसमें शायद 10 किलोमीटर या कुछ ऐसा डाटा है, तब होना चाहिए एक स्टेशन एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा उसका ठीक है, बिल्कुल वो अलग डेटा, है। हाँ वो डेटा ज्यादा मायने नहीं है वैसे। उसके बाद है कहाँ गया मेरा, मैं लॉस हो गया। हाँ, डाटाबेस पे आ जाओ। यार वैसे एक पॉइंट और भी है ना कि इतना सारा डाटा हम मतलब कंफाइन करेंगे कैसे माइंड में, फिर तो बार बार सारा पीडीएफ खोल के पढ़ो। नहीं नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, डेटा याद है तुमको, एक 3x3 बेसिक तो कॉन्सेप्ट याद पता रहेगा होना ना, चाहिए। 3x3 का ग्रिड है जैसे, वो तो मतलब याद देखो रहेगा। 2-4 पॉइंट तो वो याद पूछेगा रहेंगे यार, नहीं लेकिन अब मैकेनिकल वालों से, इलेक्ट्रिकल वालों से पूछ भी 4 सकते हैं, से 150 मैकेनिकल वालों से 250 ऐसे एक्सपेक्टेड करके नहीं है। कोई ना। जैसे मान लो तुमसे ये पूछेगा कि हाईवे में मैं कार लेके निकल गया, अब बताओ मेरा क्या फ्यूचर है आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन तो है ही नहीं, तो तुम बता सकते हो कि सर ऐसा प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हर 25 किलोमीटर पे देगी हाईवेज पे, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, हाँ। तो तुम रोशन आप भी यूज कर कह सकते रहा हो। है कि ईवी मतलब पे जो आते हैं, ध्यान से। प्रियांशु क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं कि रोशन कह रहा है कि ईवी पे आते हैं, ईवी पढ़ लेते हैं, ईवी पूछा नहीं मैं जाएगा वो जितना। नहीं कह रहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि डाटा लेना अच्छी बात है, लेकिन वो माइंड में रहना भी तो चाहिए तुम्हारे पास। अभी थोड़े एक दिन पढ़ लिया, फिर कल को थोड़े इंटरव्यू 1 महीने बाद है, अरे उसको मैंने कैसे इसको वीकनेस में कन्वर्ट किया, आज मैंने एक नया वीकनेस खरीद के लाया हूँ। हाँ तो भाई मतलब जो यार प्रैक्टिकल चीजें वो देखते हैं ना, फालतू में मतलब वो डीप जाने से कोई फायदा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, तो वही ठीक बता है। रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल। मतलब वो डर है ना जो इन लोगों में कि हाईवे पे मतलब बंद पड़ गई गाड़ी, तो उसका आंसर तुम यहाँ से दे सकते हो कि भाई इतना प्रपोज्ड है स्कीम में। ठीक है, तो इतना हल्ला मचाने की जरूरत है नहीं। फिर डाटाबेस वाला है, तो डाटाबेस में इन्होंने बोला है कि जितने भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है डिस्कॉम के थ्रू सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी से जुड़े रहेंगे, अपना रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा उनको वो लोग देते रहेंगे। और टैरिफ वगैरह की भी इन्होंने बात की है, टैरिफ का थोड़ा सा समझाया है कि क्या पॉलिसी रहेगी। तो इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है ना टैरिफ की, वही रहेगी एप्लीकेबल, मतलब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे लगती है वही टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, एडिशनल कुछ नहीं दे रहे वाले। सर्विस चार्जेस जो है, सर्विस चार्ज अब देखो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना रही है कंपनी, तो वो सर्विस चार्ज लगाएगी, तो सर्विस चार्ज के लिए इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं यहाँ पे। एज क्लैरिफाइड एक दूसरा नोटिफिकेशन था, उसमें सर्विस चार्जेस के बारे में इन्होंने बताया था 15% कुछ है शायद। ठीक है, 15% सर्विस चार्जेस है। तब भी अपन ने जो कल फ्यूल कॉस्ट कंपेयर किया था उससे कई गुना कमी आ रही है। ठीक है, कल 300 रुपए के लगभग कुछ आ रही थी, और 15% के बाद में वो मान लो 350 रुपया या 380 रुपया कुछ हो गई। तब भी बहुत कम है 800-900 रुपए से। ठीक है, अब कितने फेज में स्टार्ट कर रही है, तो 2 फेज हैं इसके। शुरू के जो 3 साल है उसमें केवल मेगा सिटीज पे जिनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन प्लस है उस पर फोकस रखने वाली है। ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड फेज में 3 से 5 साल के अंदर जो भी स्टेट कैपिटल्स हैं, जैसे जयपुर हो गया राजस्थान में, बिहार में भी स्टेट जो है कैपिटल जो है उसकी वो हो गई, यूपी में भी, तो जितनी भी मतलब बड़ी सिटीज हैं और इस कैपिटल है स्टेट्स की, उसमें ये लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो इनका फोकस वही है कि रेड जोन, फिर येलो जोन, फिर ग्रीन जोन ऑल ओवर द कंट्री चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, उसके बाद में है कि द अबव प्रायोरिटीज फॉर फेजिंग ऑफ रोल आउट मे बी केप्ट इन माइंड बाय ऑल कंसर्न डिफरेंट एजेंसी, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सबको ये प्लान फॉलो करना है अपनी अपनी स्टेट में भी अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है तो ये पूरे नेशन की बात है। ठीक है, इसके बाद ये सब तुम छोड़ दो, इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे रोल आउट होगी, ये सब इररिलेवेंट है। ठीक है, तो अपन ने डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इंसेंटिव का देख लिया पूरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इन डिटेल में देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इंप्लीमेंट करने वाली है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। इसके अलावा बचता है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, जिसमें उन्होंने 38 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया है। एक सेकेंड, कहाँ गया वो, 38 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है कि जैसे डाटाबेस बनाने वाली बात कर रहे थे अपन, सेंट्रल एजेंसी को काम दिया है ना,
स्टेट में भी अलग अलग एजेंसी होंगी जो हैंडल करेंगी ये पूरा काम, तो उनके लिए भी कुछ खर्चा लगेगा ना, उनके एम्प्लॉयज होंगे, उनका जो कारोबार होगा उसको देखने के लिए, तो 38 करोड़ रुपीस वहां दे दिया। ऐसे करते हुए टोटल 9,634 करोड़ हुए थे, और जो 366 करोड़ हुए जो फेज 1 में फेम 1 चला था जो 2015 से 2018 तक, उसका भी कुछ एक्सपेंडिचर था, वो भी इसमें इंक्लूड करके टोटल 10,000 करोड़ का ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोग्राम है इंडिया का। ठीक है। इसके अलावा इसमें मतलब ये अमेंडमेंट से जो भी अपन ने पढ़ा था ना, उससे पहले आए थे ये, तो अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें सब चीजें आ गई। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड डेफिनेशंस दी हुई है इन्होंने, चार्जिंग स्टेशन के बारे में, चार्जिंग पॉइंट क्या होता है, चार्जिंग स्टेशन क्या होता है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछेंगे नहीं तुमसे। ठीक है, ओवरऑल आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया। अगर किसी को पढ़ना हो ना तो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेंगे ड्राइव फोल्डर में, तो वहां पे जाके तुम केवल हाईलाइटेड चीजें पढ़ लेना कि जो इसमें हाईलाइट की है। मैंने भी ये पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, ये पूरा गैजेट है, इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ये, मतलब इसके अलावा कुछ है नहीं फिलहाल तो ईवी के मामले में। अब ये जो गैजेट है तो कोई एक्ट से आया होगा ये? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में देखो ना, इसमें लिखा है पार्ट 3 में है, जो खंड 4 है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पे ये इन्होंने संशोधन किया है, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी अब इन्होंने ऐड किया है। जो अपनी डेफिनेशंस है ना, उसमें ये डेफिनेशंस इन्होंने और ऐड किए हैं। एप्लीकेंट मींस मतलब वहां पे जो एप्लीकेंट होता था पहले, चार्जिंग स्टेशन नहीं थे ना, तो अब इन्होंने चार्जिंग स्टेशन के भी कस्टमर्स को उसमें ऐड किया है अमेंडमेंट करके। तो ये यहाँ से मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है, तो आई थिंक अभी तुम्हें सब आइडिया मिल गया और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंडिया में क्या सीन चल रहा है। तुम्हें मैंने किसी को जो डाउट है वो पूछ लो। मैंने तुम्हें मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट दिखा दी, उनके प्रोडक्ट्स भी दिखा दिए जो अभी अवेलेबल है कमर्शियली। उसके अलावा फ्यूचर प्लान्स बता दिए, बैटरी के बारे में बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है एडवांस बैटरीज पे वो इंसेंटिव देगी। और गुजरात में फिलहाल अभी एक लोकेशन है जहाँ पे लिथियम का इनको मिला है, उसके बारे में भी ज्यादा कुछ मार्केट में है नहीं। बैटरी प्रोडक्शन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है फिलहाल, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं सब चाइना से करते हैं। जैसे मेरे को क्या लगता है कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोले हैं कि ऐसे तुमको लगता है कि अभी काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ये ईवी में कन्वर्जन के लिए, ईवी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पर, तो तुम अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हो? तरफ तो से वो कुछ एक नहीं कर सकते सर हम ईवी के लिए। एक नहीं फालतू सा अपने क्वेश्चन था। मींस अगर तुमको कोई मान लो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, ये मेरे को ये तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या होना चाहिए, कैसे अब स्टार्ट देखो करना तुम्हें चाहिए? मैंने इतना पढ़ाया है तो तुम्हारा ब्रॉडर तुम व्यू इसी को ये जो पढ़ा है ना सर ने, नहीं वही बोल तुम्हें रहे हैं कि बता दो। ये लास्ट में तुम बता के खत्म कर दो इसको। हाँ, एक बार फिर से ओवरव्यू हो जाएगा। मान लो अरे तो शुभम ने इतना देर बोला, ये कोई और बताओ ताकि ना शुभम रेक्टिफिकेशन भी करेगा। और हाँ। कबीर बेचारा बोल रहा है, थक गया हुआ। कोई और बताओ जिसको ये समझ आया हो अभी तक, जिसको छपा हो दिमाग में। अभी मेरी तैयारी ऐसी हो गई है ना कि मैं यूपीएससी का पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ खुद को, क्योंकि भाई अभी जो भी मैं पढ़ता हूँ ना तुरंत याद हो जाता है, डाटा पढ़ता हूँ डाटा याद हो जाता है, ऐसा सिस्टम हो गया अभी। किसी और के साथ हुआ हो ऐसा तो बता दो, क्या बताया पूरे सेशन में। मैं ये तो उसे मैं पूछना बता दो क्या? कि जैसे पावर ठीक है, लाइन पूछ। का एक वायर पकड़ के हम लटक जाए तो शॉक लगेगा? नहीं, ये देखो, ये मेंटलिटी लोगों की अभी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे क्या? रोशन कह रहा है कि भाई थोड़ा आगे बढ़ो, इतना डिटेल में मत जाओ, और मैकेनिकल वाले ये अभी अपने सारे डाउट